जनजाति समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। झूम की खेती करते थे। यह मुख्य रूप से जंगलों में झूम खेती करते थे, जिसमें पेड़ों की कटाई, वनस्पति जलाना, अवशेष को उर्वरक के रूप में उपयोग करना शामिल था। फसल काटने के बाद वे नए खेत में चले जाते थे और जंगलों में मुक्त आवाजाही उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। यह समूह जीवित रहने के लिए शिकार और वन उपज इकट्ठा करने पर निर्भर थे। खोंड उड़ीसा के जंगलों में रहते, सामूहिक रूप से शिकार करते, वन संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर थे। वन संसाधन पर्याप्त होने पर वस्तु विनिमय करते थे। कुछ ने मजदूरी का पेशा अपना लिया। मध्य भारत में बैगा मजदूर जंगल पर निर्भर रहना पसंद करते थे। साहूकारों से अधिक ब्याज पर कर्ज लेने के कारण कई आदिवासी कर्ज में डूब गए। कुछ पशुओं को पालते थे। बहुत सारे जनजातीय समूह पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करते थे, जो मौसम के अनुसार मवेशियों, भेड़ों, बकरियों के साथ घूमते फिरते थे। वन गुज्जर, लवादी, गद्दी, बकरवाल इसके उदाहरण हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे आदिवासी समुदायों ने स्थायी खेती शुरू कर दी और हलों का उपयोग करना शुरू किया तथा भूमि पर अधिकार स्थापित कर लिया। चूँकि भूमि प्रायः कुलों की होती थी, कुलों के भीतर शक्ति पदानुक्रम उभरने लगे। गोंड और संथाल जैसे बसे हुए आदिवासी समूहों को अंग्रेजों द्वारा दूसरों की तुलना में अधिक सभ्य माना जाता था। शिकार करने का समय, बुआई का समय, नए खेतों में जाने का समय, कार्य और समय की धारणा। विभिन्न समाजों में कार्य और समय के बारे में अलग अलग धारणाएं थी। बैगा और खोंड समुदाय कार्यों की अनुसूची वेरियर एल्विन द्वारा वर्णित है, जिसमें चैत्र में महिलाएं डंठल साफ करती और फल एकत्र करती थी। पुरुष बांस के जाल का उपयोग करके शिकार करते। बैसाख में वनस्पति की घटनाएं। पुरुष गांवों के पास शिकार करते। ज्येष्ठ में शिकार के साथ साथ बुआई भी करते। आषाढ़ से भादों तक पुरुष खेतों में काम करते। कुंवार और कार्तिक में सेम और कुटकी की फसलें पकने के समय अगहन सभी फसलें तैयार रहती थी। पूष नृत्य, विवाह, अनाज को ओसाने का समय। माघ नए बेवड़ की ओर श्रांत। मुख्य गतिविधि शिकार संग्रहण थी। दूसरे वर्ष में कम फसलें और अधिक शिकार का समय होता था, जबकि तीसरे वर्ष में भोजन कम होने के कारण वन उत्पादों पर निर्भरता अधिक थी। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशीकरण से पहले आदिवासी मुखिया अपने समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिनके पास आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति दोनों शक्ति थी। ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हालांकि कुछ प्रमुखों ने कुछ भूमि अधिकार बरकरार रखे, लेकिन उनका प्रशासनिक प्रभाव कम हो गया। आदिवासी मुखिया ब्रिटिश अधिकारों के अधीन थे, नजराना देने के लिए बाध्य थे और अपनी जनजातियों के भीतर भी अपना पारंपरिक स्थान और प्रभाव खो बैठे। घुमंतू काश्तकार का क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने आसान प्रशासन और नियमित राजस्व सृजन के लिए स्थायी कृषि प्रणाली का समर्थन किया। उन्होंने भूमि बंदोबस्त का निष्पादन किया ताकि भूमि को वर्गीकृत किया जा सके, उस पर कर लगाया जा सके। फिर भी झूम या स्थानांतरण कृषि को स्थायी कृषि में बदलने के प्रयास काफ़ी हद तक असफल रहे। इन कृषकों को स्थायी कृषि में चुनौती का सामना करना पड़ा। विरोध के कारण अंततः अंग्रेजों ने कुछ वन क्षेत्रों में इन समुदायों को झूम खेती का अनुमति प्रदान कर दी। वन कानून और उनके प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया, जिससे उनके अंदर ही आदिवासियों की स्वतंत्रता, पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया। इस कटौती ने आदिवासी जीवन शैली पर काफ़ी प्रभाव डाला।
क्योंकि उनका जीवन जंगलों पर निर्भर था, जिनसे कई लोगों को नए घरों आजीविका की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वन कार्यों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता के कारण अंग्रेजों ने जनजातियों को छोटे वन क्षेत्र आवंटित किए। हालांकि ये आवंटन अक्सर इस शर्त के साथ किए जाते थे कि आदिवासी जंगल की साफ वृक्षारोपण सामान्य रखरखाव कार्यों में श्रम प्रदान करेंगे। इन परिवर्तनों को जनजातियों के पर्याप्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिनके कारण उल्लेखनीय विद्रोह और प्रदर्शन हुए। व्यापार की समस्याएं 19वीं शताब्दी में आदिवासी क्षेत्रों में व्यापार साहूकारों के प्रवेश का जनजातियों पर गहरा आर्थिक प्रभाव पड़ा। इनका एक मुख्य उदाहरण रेशम व्यापार। यूरोपीय बाजारों में उच्च मांग होने के बावजूद आदिवासी रेशम उत्पादों को बिचौलियों से कम लाभ मिला, इसलिए बिचौलियों ने भारी मुनाफा कमाया। इन आदिवासी उत्पादों को उनके कोकून के लिए कम मुआवजा दिया गया। उन्हें ऊंची कीमतों का दोबारा बेचा गया। इस कारण कई जनजातियों ने व्यापारियों और उभरती बाजार प्रणाली को गहन संदेह के साथ देखा। काम की तलाश। औपनिवेशिक काल में चाय बागानों, खनन और उद्योगों में वृद्धि देखी गई। नौकरी की संभावनाओं से आकर्षित आदिवासियों को अक्सर शोषण का सामना करना पड़ा। काम के बदले में उन्हें बहुत कम मुआवजा दिया गया। अधिकारों से वंचित रखा गया, जैसे कि अपने पैतृक घरों में लौटना। कुल मिलाकर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जनजातीय जीवन शैली में अनेक समस्याओं को जन्म दिया, जिससे उनके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ताने-बाने में बदलाव आया। वे बदलते भूमि और वन कानूनों, व्यापार के शोषण, रोजगार के अवसर की तलाश में चुनौतियों से जूझ रहे थे। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन। 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाजों, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बैगा समुदाय के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें इस बात की शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी में जनजातीय विद्रोह अवलोकन करें तो 19वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों के बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। सन 1831 से 1832 में कोल आदिवासियों ने और सन 1855-56 संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। सन 1944 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का विद्रोह था। प्रमुख विद्रोह में कोल विद्रोह 1831 से 32 में कोल आदिवासी समुदाय ने सन 1831-32 में बाहरी घुसपैठ उत्पीड़न के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विद्रोह किया। संथाल विद्रोह 1855 में भारत में सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक संथाल जनजाति समुदायों ने साहूकारों, जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया। बस्तर विद्रोह 1910 में बस्तर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों ने वर्ष 1910 में अपनी भूमि में ब्रिटिश नीतियों हस्तक्षेपों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। वर्ली विद्रोह 1940 महाराष्ट्र में वर्ली समुदायों ने जमींदारों द्वारा किए गए अन्याय शोषण को चुनौती देते हुए वर्ष 1940 में विद्रोह शुरू किया। बिरसा मुंडा आदिवासी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में प्रमुख जनजातीय विद्रोह में भील विद्रोह 1858 में, कोल विद्रोह 1831 में, संथाल विद्रोह 1855 और बक्सर विद्रोह 1910, बार्ली विद्रोह 1940 में। प्रारंभिक जीवन बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके परिवार को चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों के कारण बार बार पलायन करना पड़ा।
लड़कपन लकड़ लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। अतः बड़े होने पर पिछले मुंडा विद्रोह की कहानियों और दिकुओं के खिलाफ विद्रोह के आह्वान से उन्हें प्रभावित किया। शिक्षा का प्रभाव, मिशनरी शिक्षा। बिरसा ने ईसाई धर्म के बारे में सीखने के लिए एक मिशनरी स्कूल में दाखिला लिया था। वैष्णव उपदेश, उन्होंने विशिष्ट हिंदू रीति रिवाजों परंपराओं को अपनाते हुए वैष्णव उपदेशक के साथ समय बिताया। बिरसा का दृष्टिकोण और आंदोलन। सुधारक लक्ष्य। बिरसा ने आदिवासी समाज में सुधार की मांग की। उन्होंने शराब छोड़ने के साथ स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। मुंडाओं से जादू टोना जैसी मान्यताओं को त्यागने का आग्रह किया। बाहरी लोगों दिकुओं का विरोध। अपने सुधारवादी दृष्टिकोण के बावजूद बिरसा ने मिशनरियों, हिंदू जमींदारों जैसी बाहरी संस्थाओं की आलोचना की। उन्होंने इन्हें मुंडा जीवन शैली के लिए खतरे के रूप में देखा। विद्रोह और उनके निहितार्थ कार्यवाही का आह्वान। सन 1895 में बिरसा ने उन्हें अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। ब्रिटिश चिंताएं, औपनिवेशिक सरकार, इनकी राजनीतिक निहितार्थों के कारण बिरसा के आंदोलन से सावधान हो गए। उन्होंने सभी दमनकारी ताकतों को बाहर करने और मुंडा राज की स्थापना की कल्पना की। गिरफ्तारी और लामबंदी। अंग्रेजों ने सन 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। वर्ष 1895 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया और उनके दमनकारी प्रतीकों को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया। विरासत और प्रभाव। निधन 1900 में हैजा के बिरसा की मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन शिथिल पड़ गया। यह आंदोलन के दो मायने थे। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। बंगाल और वहाँ के जमींदार। बंगाल औपनिवेशिक शासन का अनुभव करने वाला पहला प्रांत था। सबसे पहले इसी क्षेत्र में ग्रामीण समाज भूमि के अधिकार और इन नए कर तंत्र को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1793 में बस्ती स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। 1797 में वर्धमान में एक प्रमुख नीलामी की गई। कंपनी ने प्रत्येक जमींदार के लिए एक निश्चित राजस्व की राशि निर्धारित की। भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति की नीलामी कर दी जाती थी। इस नीलामी के दौरान वर्धमान के राजा कई महलों की नीलामी हुई। दिलचस्प यह है कि नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। राजा के अपने एजेंटों और नौकरों ने जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। 19वीं सदी के अंत तक बंगाल के कई धनी जमींदारों के पास शहरी महल होते थे, जिनमें बालरूम, बड़े आंगन, कोरिंथियन स्तंभों वाले प्रवेश द्वार होते थे। अदा न किए गए राजस्व की समस्या। इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थीं। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने से सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, जो जंगल के विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना के कमांडर के रूप में प्रसिद्ध चार्ल्स कॉर्नवालिस ने भी भारत के प्रशासनिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में उन्होंने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य कंपनी के लिए लगातार राजस्व प्रदान करना और ऐसा करने से कृषि निवेश को बढ़ावा देना था। जमींदारों को उन्हें राजा और तालुकदार के रूप में उनकी मूल स्थिति से पुनः वर्गीकृत किया गया था। इस निश्चित राजस्व दायित्व को पूरा करने का काम सौंपा गया था। वे मुख्य रूप से राज्य के राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते।
जिनसे कई गांव शामिल थे। ये जमींदार लगान वसूल करते, कंपनी का हिस्सा भेज देते और शेष अपने पास रख लेते। राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार के चूक करते थे। कंपनी की अपेक्षाओं के बावजूद जमींदार अक्सर निर्धारित राजस्व मांगों को पूरा करने से चूक जाते थे। इसमें निम्नलिखित कारण थे। कंपनी द्वारा निर्धारित उच्च प्रारंभिक राजस्व मांगे। 1790 के दशक में आर्थिक मंदी ने कृषि जिन्सों की कीमतों को प्रभावित किया, जिससे रैयतों के लिए अपना बकाया चुकाने की क्षमता जटिल हो गई। राजस्व भुगतान की समय सीमा की सख्त प्रकृति, जैसे कि सूर्यास्त कानून द्वारा जोर दिया गया लगान वसूली और संपत्ति प्रशासन के संदर्भ में जमींदारों पर सीमाएं लगाई गई। कंपनी न केवल जमींदारों की शक्ति को मान्यता देना चाहती थी, बल्कि उन्हें कम करना चाहती थी तथा उनके पारंपरिक विशेषाधिकार भी ले लेना चाहती थी। किराया वसूली एक 12मासी मुद्दे के रूप में उभरी, जो फसल की पैदावार में उतार चढ़ाव, बाजार दरों और समृद्ध रैयतों तथा ग्राम नेताओं के प्रतिरोध जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित थी। इन चूकों को संबोधित करने के लिए विधिक मार्ग थकाऊ थे, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनसुलझे मामले सामने आए। जोतदारों का उदय, गांवों में उद्भव। 18वीं शताब्दी के अंत में जहां एक ओर अनेक जमींदार संकट की स्थिर स्थिति से गुजर रहे थे, दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। जमींदारों के उदय का कारण था कि गांवों में सत्ता की गतिशीलता, जमींदारी संकट की पृष्ठभूमि में चकबंदी शक्ति, विशाल भूमि स्वामित्व और व्यापार एवं साहूकारिता, खेती की पद्धति, फसल कर्ता आधी उपज का साझा करना। फ्रांसिस बुकानन के कई बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। ग्रामीण बंगाल में जोतदार साहूकार अक्सर भव्य घरों में रहते थे, जैसे कि जॉर्ज चिनरी के कुछ कार्यों को दर्शाया गया। भूमि स्वामित्व और प्रभाव। 19वीं शताब्दी तक जोतदारों का विशाल भूभाग, कभी-कभी हजारों एकड़ पर नियंत्रण था और करना गया भूमि पर बल्कि स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर भी प्रभुत्व था। कृषि प्रथाएं। उनकी अधिकांश भूमि बटाईदारों द्वारा जोती जाती थी, जिन्हें अधियार या बर्गदार कहा जाता था। बटाईदारों ने अपना श्रम और उपकरण उपलब्ध कराए तथा आधी उपज जोतदारों के हाथों साथ साझा की। शक्ति का केंद्र। दूरदराज के शहरी जमींदारों की तुलना में जोतदारों के पास गांव में अधिक प्रभावी शक्ति थी। उन्हें सक्रिय रूप से जमींदारी प्रभाव का विरोध किया, राजस्व भुगतान में देरी की और यहाँ तक कि नीलामी में जमींदारी जमीनें भी खरीद ली। जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांव पर राजस्व संबंधी मांग निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा या बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार सामान्यतः रैयतों को उधार देते थे और अपनी उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीनें खुद जोतता, बाकी जमीन सिकमों रैयत की लगान पर दे देते थे। सिकमी रैयतों को लगान देते थे। कंपनी राज में जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता था। रैयत उसके नीचे सिकमी रैयत था।
जोतदार धनवान रैयत, व्यापारी और महाजन साहूकार भी थे और सिकवी रैयत उससे नीचे थे। दिनाजपुर के जोतदार जमींदारों के विरुद्ध प्रतिरोध। उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर के जोतदारों ने जमींदारों की सत्ता के प्रति उग्र प्रतिरोध प्रदर्शित किया। उन्होंने माना कि पारंपरिक जमींदारों के पास सीमित शक्ति थी। कृषि और राजस्व रणनीति महत्वपूर्ण भूमि पर खेती करने के लिए जोतदार अक्सर अपने बकाया का कुछ हिस्सा रोक लेते थे, जिनसे उनकी प्रत्येक किस्त में बकाया हो जाता था। उन्हें अपने आधिकारिक अनुबंधों पोता की अनुमति से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। जमींदारी अधिकारियों का मुकाबला जब जमींदारी अधिकारी जोतदार को फटकार लगाते तो वे स्थानीय न्यायिक और पुलिस प्रस्थानों में शिकायत दर्ज करके जवाबी कार्रवाई करते। उन्हें छोटे रैयतों को अपना राजस्व देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे जमींदारी नियंत्रण और कमज़ोर हो गया। जमींदार का दृष्टिकोण पारंपरिक जमींदार जोतदार को अस्वीकार करते थे, लेकिन उनके महत्व को पहचानते थे। मुख्य रूप से ऐसे मामलों में जहां जमींदार ज़रूरतमंद किराएदारों को आर्थिक रूप से समर्थन नहीं देते थे। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। नवीन रणनीतियाँ। उच्च राजस्व मांग का सामना करते हुए जमींदारों ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए काल्पनिक बिक्री जैसी रणनीतियाँ तैयार की। उदाहरण के लिए बर्धमान के राजा ने ब्रिटिश कंपनी की राजस्व मांगों का मुकाबला करने के लिए नए संदर्भ में नई रणनीतियाँ बनाई। वर्धमान के नेतृत्व का विकास जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया तब तेजचंद वर्धमान का राजा था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी मेहता चंद के शासन में वर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहता चंद ने संस्थानों के विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। काल्पनिक बिक्री की व्याख्या। ऐसे सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 में 1801 के बीच बंगाल की चार बड़ी जमींदारी ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी खरीदारियों की जिनमें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामी में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। बाहरी लोगों का विरोध। नीलामी की गई संपत्ति के नए जमींदारों को अक्सर पिछले जमींदार की सेना या यहाँ तक कि वफादार रैयतों से आक्रामकता का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों के बीच पारंपरिक जमींदारी व्यवस्था के प्रति वफादारी बनी रही, जिससे भूमि बिक्री प्रक्रिया जटिल हो गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक में तकलीफ को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदारों की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी के हालात में अंततः जमींदारों को भट्ठा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने गांव मजबूत कर लिए। 5वीं रिपोर्ट दस्तावेजीकरण। सन 1813 में ब्रिटिश संसद ने सौंपी गई 5वीं रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन गतिविधियों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया था। संरचना। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियान्वयन के विषय में तैयार की गई थी। 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित रिपोर्ट 1002 पन्नों में थी। इसमें से 800 से अधिक पृष्ठ परिशिष्टों के थे, जिनमें जमींदारों रैयतों की अर्जियां, भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल एवं
मद्रास के राजस्व या न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थीं। एक चयन समिति द्वारा निर्मित इस रिपोर्ट ने कंपनी में भारत में कंपनी के शासन के शासन की प्रकृति के बारे में संसदीय बहस में महत्वपूर्ण रूप में प्रभावित किया। रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो पाँचवीं रिपोर्ट 150 से अधिक वर्षों में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान ग्रामीण बंगाल में घटनाओं की धारणा को आकार दे रही थी। महत्वपूर्ण साक्ष्य हालांकि पाँचवीं रिपोर्ट में महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन इसे आलोचनात्मक रूप में समझना भी आवश्यक है। लेखकों और उनकी प्रेरणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। हालांकि शोध संबंधी आलोचनाएं नए अध्ययनों से पता चलता है कि रिपोर्ट में पारंपरिक जमींदारी शक्ति की गिरावट से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया और जमींदारों द्वारा भूमि के नुकसान के पैमाने पर अधिक जोर दिया गया। जमींदारी विस्थापन की वास्तविकता हालांकि रिपोर्ट के दावों के विपरीत कई जमींदार अपनी जमीन और सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रहे, तब भी जब उनकी संपत्ति की नीलामी की गई। बंगाल में कंपनी के शासन की पृष्ठभूमि क्या रही? इंग्लैंड में जांच। चूंकि कंपनी ने 1760 के दशक में मध्य में बंगाल पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए इंग्लैंड में उनके कार्यों की बारीकी से नज़र की जाने लगी थी। ब्रिटेन में कई गुटों ने भारत और चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार का विरोध किया। निजी व्यापारी भारतीय व्यापार में हिस्सेदारी का आकांक्षा रखते थे, जिससे ब्रिटिश उद्योगपति भारतीय बाजार तक पहुंच चाहते थे। राष्ट्रीय लाभ की चिंता राजनीतिक समूहों को लगा कि बड़े ब्रिटिश राष्ट्र को दरकिनार करते हुए बंगाल की विजय से मुख्य रूप से कंपनी को फायदा हुआ। विनिमय और निरीक्षण, बुरे कार्यों का प्रचार, कंपनी के कुप्रबंधन, लालच, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली घटनाएं मीडिया में नियमित रूप में रिपोर्ट की जाने लगी। संसदीय हस्तक्षेप, कंपनी को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 18वीं शताब्दी के अंत में कई अधिनियम पारित किए। नियमित रिपोर्टें, कंपनी को अपने भारतीय प्रशासन के बारे में नियमित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। लोकप्रिय संस्कृति में चित्रण, सत्यजीत रे की फिल्म जलसा घर जो कुलीन जमींदारी जीवन शैली के पतन को दर्शाती है, अंडूल राज पैलेस में फिल्माई गई थी। निष्कर्ष रूप में कहें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रभाव कृषि प्रणाली में बदलाव, वन कानूनों को लागू करने, व्यापार शोषण, विद्रोह के उदय में स्पष्ट दिखाई देते हैं। बिरसा मुंडा जैसे प्रमुख व्यक्तित्व प्रतिरोध की उस भावना के प्रतीक हैं जो इन समुदायों की विशेषता है। यह अन्वेषण न केवल आदिवासियों द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को रेखांकित करता है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उनकी ताकत, एकता, अदम्य भावना को भी दर्शाता है। ऐसे स्रोतों का अध्ययन करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि सरकारी स्रोत हैं जो विभिन्न घटनाओं के संबंध में सरकारी दृष्टिकोण एवं अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। काल रेखा सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1777 में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटरी एक्ट पारित किए गए। 1793 में बंगाल में स्तम्भरारी व स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 1800 के दशक में संथाल लोग बंगाल राजमहल की पहाड़ी में आने लगे और बसने लगे। 1818 में बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त हुआ। 1820 के दशक में कृषि कीमतें गिरने लगी। 1840 से 50 के दशक में बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया रही। 1855-56 में संथालों की बगावत हुई। 1861 में कपास में तेजी का समारंभ हुआ। 1875 में दक्कन में गांवों में रैयतों ने बगावत की। 1895 में बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा आंदोलन की प्रमुखता हुई। 1900 में बिरसा का निधन हो गया। 1910 में बक्सर विद्रोह। 1940 के दशक में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। महत्वपूर्ण शब्दावली में बेनामी शाब्दिक रूप में गुमनाम एक शब्द है जिसका हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में किसी काल्पनिक या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम पर दिए गए लेन देन के लिए किया जाता है, जबकि वास्तविक लाभार्थी अज्ञात था। लथ्याल वस्तुतः वह व्यक्ति जो लाठी चलाता, जमींदार के ताकतवर व्यक्ति के रूप में कार्य करता।
महाल ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में महाल एक राजस्व संपत्ति है। राजस्व संपत्ति जो एक गांव और गांवों का समूह हो सकता था। बगान एक बड़ा खेत जो एक बागान मालिक द्वारा संचालित होता, जिसमें विभिन्न प्रकार के जबरन श्रम को नियोजित किया जाता था। बगान कॉफी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास के उत्पादन से जुड़े थे। दास वह व्यक्ति जिसका स्वामित्व किसी और दास स्वामी के पास होता था। दास को कोई स्वतंत्रता नहीं होती थी, वह स्वामी के काम करने के लिए बाध्य होता था। बीघा भूमि की माप की इकाई। ब्रिटिश शासन ने अपने माप के क्षेत्र का आकार भिन्न भिन्न था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग एक तिहाई एकड़ का मानकीकृत किया था। टब एक किण्वन या भंडारण पात्र था। प्रति एक खेत जिसे कुछ समय के लिए बंजर छोड़ दिया जाता था ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो जाए। साल एक पेड़ था। महुआ एक फूल जो खाद्य योग है या उसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। बेघर मध्य प्रदेश में स्थानांतरित खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेलवे लाइनें बिछाई जाती थी। रैयत वह तरीका है जिससे किसानों की नामित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाले रैयत शब्द ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा गया। बंगाल में रैयत सदैव जमीन पर खेती नहीं करते थे, बल्कि उनसे निचले रैयतों को पट्टे पर देते थे। झूम खेती मुख्य रूप से जंगलों में झूम खेती करने वाली जनजातियां। खोंड उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला एक आदिवासी समुदाय। बैगा मध्य भारत का आदिवासी समुदाय मुख्य रूप से वनों पर निर्भर था। गुज्जर, लबादी, गद्दी, बकरवाल ग्रामीण जनजाति समूह जो मौसम के अनुसार स्थानांतरित होते थे। डिकस या दीकू आदिवासी द्वारा बक्सर बाहरी लोगों या उत्पीड़न के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई भू-राजस्व प्रणाली। राजमहल पहाड़ियाँ पूर्वी भारत का क्षेत्र जहाँ संथाल बसे थे। दक्कन प्रायद्वीप भारत में पठारी क्षेत्र। वन कानून जंगलों में जनजातीय अधिकारों को कम करने के लिए अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए नियम। साहूकार उच्च ब्याज दरों पर ऋण देने वाले व्यक्ति। जनजाति प्रमुख जनजाति समूहों के नेता या मुखिया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की अवधि। स्थायी कृषि की प्रथा जहां जनजाति स्थायी रूप से बसती थी, एक ही भूमि पर बार बार खेती करते थे। स्थानांतरित कृषि की एक विधि, इसमें प्रत्येक फसल के बाद नए खेतों को तैयार किया जाता था। अठारह सौ सत्तावन का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत के औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था जिसने समस्याओं के कारण मेरठ में सिपाही विद्रोह से उत्पन्न होकर तेजी से एक व्यापक विद्रोह में बदल गया। ब्रिटिश के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, जिसे प्रत्यक्ष शाही शासन की शुरुआत हुई। बाद में परिवर्तनों में रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में न लाना, भारतीय सैनिकों को सीमित करने के लिए सेना का पुनर्गठन करना, हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के मध्य संदेश तथा अविश्वास की भावना को बढ़ावा देना। इसके अलावा सांस्कृतिक अशांति को रोकने के लिए अंग्रेज स्थानीय रीति रिवाजों के प्रति अधिक विचारशील हो गए। हालांकि 1857 निर्णायक है, परंतु खुर्दा विद्रोह जिसे विद्रोह भी भारत की प्रतिरोध का भावना को प्रतिबिंबित करते हैं। 1857 का विद्रोह और प्रतिनिधित्व। विद्रोह की पृष्ठभूमि लोकप्रिय प्रतिरोध कभी कभी इस हद तक बढ़ जाता है कि वे राज्य की शक्ति को पंगु बना देते हैं। इसके लिए लोगों के बीच संगठन, संचार, विश्वास की आवश्यकता है। 1857 तक एक शताब्दी के शासन के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक विशाल विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने भारत में उनकी उपस्थिति खतरे में पड़ गई। कई लोग इसे विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद के खिलाफ 19वीं सदी के सबसे बड़े
सस्ते विद्रोह के रूप में देखते हैं। मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह की घटनाएं 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने वरिष्ठों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई। बाद में मेरठ के सिपाहियों ने नए कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। यह अफवाह थी जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। उनमें 85 को अवज्ञा के लिए 9 मई 1857 में जेल में डाल दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ के सामान्य सिपाहियों ने कैद किए गए साथियों को मुक्त कराया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया और विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 10 मई 1857 को दोपहर में मेरठ छावनी में विद्रोह भड़क उठा। स्थानीय पैदल सेना के भीतर शुरू हो गई। स्थानीय पैदल सेना के भीतर शुरू हो गई तेजी से घुड़सवार सेना और बाद में शहर तक फैल गई। सिपाहियों ने श्वेत गोरों निवासियों पर हमला बोल दिया, जिससे बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुई, संपत्तियों को नष्ट कर दिया। क्षेत्र के साधारण नागरिक सिपाहियों के विद्रोह में शामिल हो गए। रिकॉर्ड कार्यालय, जेल, डाकघर, राजद्रोह जैसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को तबाही का सामना करना पड़ा। दिल्ली में टेलीग्राफ का संपूर्ण संपर्क भी टूट गया। पहली सुबह मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे। दिल्ली रेजिमेंट के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंततः झिझक रहे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व के लिए मजबूर कर दिया। इस महत्वपूर्ण निर्णय में बूढ़े सम्राट को सरदारों, प्रमुखों और शासकों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट करने के लिए प्रेरित किया। यह स्पष्ट किया गया कि दिल्ली अब ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं। सिपाहियों ने उन्हें विद्रोह को वैधता की भावना प्रदान करने के लिए सम्राट बहादुर शाह के आशीर्वाद मांगा। विद्रोह का प्रभाव मुगल राजवंश के ऐतिहासिक महत्व का प्रभुत्व इतना अधिक था कि कई स्थानीय शासकों की उम्मीद थी कि यदि सम्राट को पुनः आधिपत्य या सत्ता दी जाए तो वह मुगल प्रभुत्व के तहत अपने क्षेत्रों पर पुनः हासिल कर लेंगे। 12-13 मई को उत्तर भारत मुख्य रूप से शांत रहा। हालांकि जैसे ही दिल्ली के पतन की खबर फैली, सामान्य क्षेत्रों में भी विद्रोह बढ़ने लगे। अंग्रेजों को यह अनुमान नहीं था कि विद्रोह इस हद तक बढ़ जाएगा। बहादुर शाह जफर के विद्रोह के समर्थन में गतिशीलता को नया रूप दिया, जिसने जनता में आशा उत्साह पैदा हुआ। विद्रोह का विस्तार दिल्ली के पतन के बाद थोड़े समय की शांति के बाद विद्रोह तेजी से बढ़ गया। रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे प्रमुख स्थानों पर एकत्रित हो गए लोग, स्थानीय नेता और मुखिया या सरदार विद्रोहियों में शामिल हो गए। उल्लेखनीय व्यक्तियों में नाना साहब शामिल थे, जिन्होंने स्वयं को बहादुर शाह जफर के अधीन पेशवा घोषित किया। लद्दाख में बिरजिस कादिर बादशाह के अधीन एक नए नवाब बने। उनकी मां बेगम हजरत महल के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। रानी अवंती बाई लोधी ने मध्य प्रदेश में एक सेना का नेतृत्व किया। कई विद्रोहों में अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश शासन प्रभावी रूप से खत्म हो गया और क्षेत्र विद्रोह का केंद्र बन गए। विद्रोह का स्वरूप, घटनाओं की श्रृंखला। विद्रोह के स्वरूप को ज्ञात होता है कि एक शहर में विद्रोह से अन्य शहर में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया को उकसाने का कार्य किया। प्रारंभिक संकेत, अधिकांश विद्रोह एक विशिष्ट शक्ति के रूप में शुरू हुए। जैसे ही शाम को बंदूक की फायरिंग या बिगुल की आवाज़ आई। पहला लक्ष्य आमतौर पर हथियारों को चुराना, उसके बाद
राजकोष को लूटना, सरकारी सुविधाओं को नष्ट करना मुख्य लक्ष्य बन गया। अंग्रेजों संबंधित कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति खतरे में था। ब्रिटिश शासन की अस्वीकृति, विद्रोह की उद्घोषणा ने ब्रिटिशों को अविश्वसनीयता पर जोर देते हुए ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों और टूटी संधियों की निंदा की गई। व्यापक विद्रोह अंग्रेजों का विरोध करने के अलावा विद्रोहों ने उनके सहयोगियों और अन्य स्थानीय उत्पीड़न को निशाना बनाया। इसके अलावा बही खाता जलाने जैसी प्रतीकात्मक कार्यवाही पारंपरिक पदानुक्रम को उलटने की इच्छा का संकेत देते हैं। माध्यम हिंदी, उर्दू, फारसी में उद्घोषणा जारी की गई उन्हें, जिनमें स्थानीय आबादी से फिरंगियों के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया गया। आम लोगों की भूमिका जैसे जैसे अधिक सामान्य लोग शामिल होते गए, विद्रोह के लक्ष्य विविध होते गए। प्रमुख शहरों में साहूकारों और संपन्न निवासियों को भी विद्रोहियों को क्रोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों का प्रभाव कई मई और जून के दौरान अंग्रेज विद्रोहियों का मुकाबला करने में असमर्थ रहे। जैसे कि ब्रिटिश अधिकारी ने माना कि उनका शासन ताश के पत्तों के बने घर की तरह ढह गया। जैसे जैसे विद्रोह में गति पकड़ी, यह स्थापित सत्ता और सामाजिक पदानुक्रम के खिलाफ व्यापक अवज्ञा का संकेत देने लगा। असाधारण समय में साधारण जीवन। विद्रोह के दौरान शहरों में जीवन नियमित गतिविधियों में भारी गिरावट देखी गई। बाजारों में सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी एक आम चिंता का विषय बन गई। जलवाहकों द्वारा अपना काम बंद कर देने से संपन्न लोगों के लिए भी पानी लाना एक कार्य बन गया। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शहरों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति संबंधी चिंताएं बढ़ गईं। आवश्यक कारकों को समझना, अफवाहों और भविष्यवाणियों की शक्ति, अफवाहों का प्रसार। एनफील्ड राइफल विवाद। दिल्ली में सिपाहियों का मानना था कि एनफील्ड राइफलों की गोलियों पर गाय और सूअर की चर्बी की परत चढ़ाई हुई, जिसमें उनके धार्मिक और जाति हितों को ठेस पहुंचाई। हालांकि अंग्रेजों ने इस धारणा को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन अफवाह कायम रही और पूरे उत्तर भारत के सिपाहियों में तेजी से फैल गई। किस्मों की उत्पत्ति। कैप्टन राइट ने जनवरी 1857 में एक घटना साझा की। एक तथाकथित निम्न जाति खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही द्वारा पानी साझा करने से इनकार करने पर उनके अद्भुत कारतूसों के बारे में चेतावनी देकर जवाबी कार्यवाही की। ऐसा अफवाहों ने लोगों के बीच डर पैदा कर दिया। ब्रिटिश आश्वासन फैलती चिंता को रोक नहीं सके। सामान्य अफवाहें। ब्रिटिश षड्यंत्र। ऐसी अफवाहें फैल गई कि अंग्रेजों के पास हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों को नष्ट करने की एक बड़ी योजना थी। दावे उठे कि बाजारों में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया गया है। इस तरह की आशंकाओं से इस धारणा को और बढ़ावा दिया कि अंग्रेजों का लक्ष्य भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। भविष्यवाणियों ने इन अफवाहों की प्रतिक्रिया को मजबूत किया। भविष्यवाणियों में 23 जून 1857 को प्लासी के युद्ध की 100वीं वर्षगांठ पर ब्रिटिश शासन के अंत की भविष्यवाणी की गई थी। चपातियों का विवरण। पूरे भारत में एक गांव से दूसरे गांव में रात के समय में चपातियां बांटने की घटनाएं सामने आईं। प्राप्तकर्ता ने अक्सर अधिक चपातियां बनाने और उन्हें अपने गांव में भेजने का निर्देश दिया। हालांकि इस विवरण के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। निसंदेह
आसनन उथल पुथल का संकेत माना जाता था। अफवाहों का विश्वास के कारण क्या थे, तथ्यात्मकता से आगे बढ़कर इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों के प्रभाव को समझने के लिए किसी को केवल इसकी सटीकता का आकलन नहीं करना चाहिए। इन कहानियों पर विश्वास करने वाले लोगों की भावनाओं, चिंताओं, विश्वासों और दृढ़ विश्वास को समझना महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश नीतियों का संदर्भ ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों ने राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सैनिकों सहित विभिन्न समूहों को प्रभावित किया। उन नीतियों के विरुद्ध लोगों का स्पष्ट प्रतिरोध था जो उनके हितों या भावना को खतरे में डालती थी। 1857 की अफवाहों की शक्ति को 1820 के दशक में उत्तरार्ध में ब्रिटिश नीतियों की पृष्ठभूमि बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के तहत अंग्रेजों ने भारतीय समाज को लक्षित करते हुए सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटिश शिक्षा, विचारों और संस्थानों का प्रसार किया। विभिन्न ब्रिटिश भारतीय समूहों के साथ सहयोग करके उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और उदार कला सीखने वाले अंग्रेजी माध्यम के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने सती प्रथा 1829 की समाप्त करने के लिए कानून प्रस्तुत किया और हिंदू विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों की भूमि स्वामित्व सहित अधिक स्वतंत्रता की अनुमति दी गई। 1850 के कानून ने ईसाई धर्म को परिवर्तित होने वाले के लिए अपनी पैतृक संपत्ति की प्राप्त करना आसान बना दिया। अंग्रेजों ने विभिन्न अधिकारों पर अवध, झांसी, सतारा सहित विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। विलय के बाद उन्होंने भूमि निपटान और राजस्व संग्रह के लिए अपनी प्रशासनिक कानूनों एवं विनियमों को एकीकृत किया। उत्तर भारत का अधिक प्रभाव जनता को लगा कि उनकी परंपराएं, पवित्र मूल्य, सांस्कृतिक संरचनाएं और भूमि अधिकार खतरे में हैं। यह भावना तब और तीव्र हो गई जब अंग्रेजों ने परिचित प्रणालियों को दूरस्थ विदेशी और दमनकारी प्रणालियों में बदल दिया। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया। अफवाहों का तेजी से विस्तार किया। अविश्वास और अस्थिरता के ऐसे माहौल में अफवाहों की उपजाऊ भूमि मिली और तेजी से फैल गई। फिरंगी राज, एक दुनिया का अंत, अवध में विद्रोह। 1857 के विद्रोह के कारण को गहराई समझने के लिए अवध की स्थिति की जांच आवश्यक है, क्योंकि उस वर्ष की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। लॉर्ड डलहौजी का दृष्टिकोण 1851। उन्होंने अवध राज्य के विलय की घोषणा की थी। सहायक संधि 1801। इस संधि ने अवध की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया और क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। ब्रिटिश रुचि अवध में उपजाऊ मिट्टी, नील और कपास की खेती के लिए आदर्श थी और तथा व्यापार के लिए यह रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान था। विलय संदर्भ 1850 के दशक तक अंग्रेजों ने प्रमुख भारतीय क्षेत्रों पर आधिपत्य कर लिया था। 1856 में अवध पर आधिपत्य करना इस विस्तार की अगली कड़ी थी, जो बंगाल की विजय के साथ शुरू हुई थी। नवाब वाजिद अली शाह को हटाने का प्रभाव, सार्वजनिक दुख, लॉर्ड डलहौजी के आधिपत्य द्वारा विरोध के रूप में अवध में महत्वपूर्ण सार्वजनिक अशांति पैदा हुई। नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन से जनता दुखी थी। नवाब की लोकप्रियता ब्रिटिश मान्यताओं के विपरीत। नवाब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके कलकत्ता जाने की कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। सांस्कृतिक प्रभाव, नवाब को हटाने से दरबारी संस्कृति समाप्त हो गई, जिससे संगीतकारों से लेकर प्रशासकों तक कई पेशेवर लोग बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश शासन के प्रति जनता का असंतोष। अवध समाज में विभिन्न वर्गों, राजकुमारों से लेकर किसान तक ये विदेशी फिरंगी शासन को अपनी पारंपरिक दुनिया से विघटन से जोड़ा। अवध में
अवध में विद्रोह विदेशी शासन के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध का प्रतीक बन गया प्रतीक बन गया। ग्रामीण क्षेत्रों में दमनकारी कराधान और कड़े राजस्व संग्रह तंत्र के कारण काफ़ी नाराजगी थी। ऋण चुकाने में असमर्थ होने के कारण कई किसानों की ज़मीनें जब्त कर ली गईं, जिस पर वे कई पीढ़ी से खेती करते आ रहे थे। तालुकदारों का विस्थापन। मुख्य कार्य तालुकदारों ने अवध में विशाल संपदा और किलों को नियंत्रण किया, सैनिकों को बनाए रखा, किलेबंदी की तथा नवाब की सर्वोच्चता को मान्यता देते हुए इस स्वायत्तता का प्रयोग किया। ब्रिटिश हस्तक्षेप। ब्रिटिश नीति का उद्देश्य तालुकदारों की शक्ति कम करना, जिससे उनका निःशस्त्रीकरण हो और किले नष्ट हो जाएं। भूमि राजस्व नीति। अंग्रेजों ने जमीन पर तालुकदारों के कब्जे की वैधता का सवाल उठाया। 1856 के समझौते ने गांवों पर उनके नियंत्रण को काफ़ी हद तक कम कर दिया। किसान का प्रभाव। परिवर्तनों ने किसानों और तालुकदारों के बीच पारंपरिक संबंधों को बिगाड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश राजस्व संग्राहकों के साथ कठोर व्यवहार हुआ। कलंकाकार के राजा हनुवंत सिंह, उन्होंने तालुकदारों की भावनाओं को व्यक्त किया। पहले एक ब्रिटिश अधिकारी की सहायता करने के बावजूद उन्होंने खुले तौर पर ब्रिटिश भूमि नीतियों और कब्जे के खिलाफ गहरी शिकायतों को उजागर करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में अपने उद्देश्य को व्यक्त किया। सिपाही और उनका असंतोष। स्वायत्त अधिकारियों के साथ संबंध। सिपाहियों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक सौहार्दपूर्ण संबंध 1840 के दशक में खराब हो गए। स्थानीय विभाजन गहरा हो गया, जिसमें संदेह और अविश्वास पैदा हुआ। चर्बी युक्त कारतूस कांड। यह भारतीय मान्यताओं के प्रति बढ़ती फूट और अंग्रेजों की संवेदनशीलता का स्पष्ट उदाहरण है। ग्रामीण अवध में संबंध। सिपाही मुख्य रूप से अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने गांवों से निकटता से जुड़े हुए थे। उनकी व्यक्तिगत शिकायतों गांवों में गूंजती थी, उनके विपरीत थी। वेतन तथा धार्मिक मान्यताएं। कंपनी ने सेवारत भारतीय सिपाहियों ने अपने वेतन, सेवा शर्तों और नियमों को उनकी धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करते थे वे के बारे में चिंता व्यक्त की। विद्रोह या सिपाहियों के विद्रोह किया तो गांव वालों की अवज्ञा में सामूहिक कार्य में तुरंत शामिल हो गए। नवाबों और राजाओं की शक्ति का पतन। 18वीं शताब्दी के मध्य में नवाबों और राजाओं की शक्ति अधिक और सम्मान की महत्वपूर्ण हानि का अनुभव हुआ। कंपनी ने कई अदालतों में रेजिमेंटों को तैनात किए, जिससे शासकों की स्वतंत्रता कम हो गई। उनकी सेनाएं भंग हो गईं और उनके क्षेत्रों पर चरणबद्ध रूप से ब्रिटिश अधिपत्य स्थापित हो गया। रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब जैसे शासकों ने अपने हितों के लिए कंपनी के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी दलीलों को अक्सर अस्वीकार कर दिया गया। सन 1856 में अवध में विलय को गवर्नर जनरल डलहौजी ने कुशासन के आधार पर उचित ठहराया। कंपनी का उद्देश्य मुगल राजस्व को खत्म करना था, जिससे उनके सिक्कों से मुगल राजा का नाम हटाने और मुगल परिवार संबंधित निर्णय से स्पष्ट होता है। संचार के माध्यम, योजना और समन्वय। ब्रिटिश क्षेत्रों में विद्रोह प्रतिरूपों में समानता इसकी योजना और समन्वय के कारण थी। ब्रिटिश छवियों के सिपाहियों के बीच संचार के स्पष्ट प्रमाण मौजूद थे। उदाहरण के लिए सातवीं अवधि अनियमित घुड़सवार सेना से नए कारतूसों के कारण प्रयासों से इनकार करने के बाद 48वीं नेटिव रेजिमेंट को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया। समन्वित आंदोलन। सिपाहियों या
उनके प्रतिनिधियों का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आंदोलन विद्रोह के संबंध में योजना और चर्चाएं का सुझाव देता है। योजना और समन्वय की ओर संकेत करने वाले प्रतिरूप तथा साक्ष्य सूत्र एवं उनकी रणनीतियों के संबंध में कई प्रश्न सामने लाते हैं। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर सीधे उत्तर प्राप्त करना कठिन बना हुआ था। बार बार होने वाली पंचायतें। चार्ल्स बॉल एक इतिहासकार ने कानपुर सिपाही लाइनों में लगातार होने वाली पंचायतों का उल्लेख किया, जिसमें संकेत मिलता है कि कुछ निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए थे। सिपाहियों की साझा जीवन स्थिति, सामान्य जीवन शैली, समान जातिगत पृष्ठभूमि को देखते हुए यह संभव है कि उन्होंने एक साथ अपनी कार्यवाही का फैसला किया, यह दिखाते हुए कि सिपाही अपने स्वयं के विद्रोह के वास्तुकार थे। नेता और अनुयायी 1857 की घटनाओं ने देश भर के नेताओं योद्धाओं को ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ एक सशक्त संघर्ष में एकजुट होते देखा, जहां जैसे जैसे प्रतिरोध ने गति पकड़ी, नए नेता सामने आए। फैजाबाद में एक मौलवी अब्दुल्ला शाह नेता ने ब्रिटिश शासन के अंत की भविष्यवाणी की और लखनऊ में उनके खिलाफ एक बड़ी ताकत जुटाई। दिल्ली में धार्मिक नेताओं या गाजियों ने अंग्रेजों को भारत में समाप्त करने का प्रयास किया, जबकि बख्त खान एक प्रमुख सैन्य व्यक्ति के रूप में उभरे। स्थानीय नेताओं ने कदम उठाया। ब्रिटिश विभिन्न स्थानों पर नेतृत्व ग्रहण कर लिया गया, थोप दिया गया। कानपुर के सिपाही और स्थानीय लोगों ने दबाव के बाद नाना साहब ने नेता बने। झांसी की रानी और बिहार की आरा के कुंवर सिंह ने स्वयं को समान स्थितियों में पाया। बिहार में कुंवर सिंह एक बुजुर्ग जमींदार थे जिन्होंने विद्रोह सिपाहियों के साथ मिलकर कई महीनों तक अंग्रेजों का विरोध किया। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की गद्दी हटने के बाद उनके बेटे वर्जिस कादिर के नेता के रूप में लोगों की पसंद बन गए। पारंपरिक नेतृत्व की तलाश अंग्रेजों के विरुद्ध सफल प्रतिरोध के लिए विद्रोहों के नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता थी। अक्सर विद्रोहियों ने उन लोगों की तलाश की जिनके पास ब्रिटिश अधिग्रहण से पहले सत्ता थी। उदाहरण के लिए मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह के संपर्क किया। हालांकि शुरुआत में वे झिझक रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने नाम मात्र की नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। मुख्य रूप से दरबार में सिपाहियों के प्रवेश के बाद संघर्ष में योगदान दिया। हालांकि सभी नेता कुलीन वर्ग में नहीं, धार्मिक हस्तियां सहित कई सामान्य व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। जैसे मेरठ में एक फकीर सिपाहियों के लिए आकर्षण का विषय बन गया। अवध का आधिपत्य के बाद लखनऊ के धार्मिक नेताओं ने अंग्रेजों के पतन की भविष्यवाणी की। शाहमल और गोनू जैसे नेताओं ने स्थानीय जमींदारों के विद्रोह के लिए प्रेरित किया। दो प्रमुख सिपाही शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौदा परगना में एक बड़े गांव के निवासी शाहमल 84 गांव में फैले जाट समुदाय से थे। ब्रिटिश कराधान के कारण उनके समुदाय के कई लोगों ने भूमि को व्यापार और साहूकारों द्वारा हड़प लिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय लोगों को लामबंद करते हुए शाहमल का विरोध उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक विद्रोह में फैल गया। उनके विद्रोहियों ने ब्रिटिश सरकार बुनियादी ढांचे को बाधित कर दिया और विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। स्थानीय रूप में राजा के नाम से प्रतिष्ठित शाहमल को एक अस्थायी न्याय प्रणाली और एक खुफिया नेटवर्क की स्थापना की। हालांकि उनका शासनकाल अल्पकालिक था, क्योंकि जुलाई 1857 में युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये एक प्रभावशाली मौलवी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की वकालत की। ढोल नगाड़ों के साथ उनके भव्य जुलूसों के कारण
डंका साह के नाम से जाना जाता है। उनके अपने कार्यों के चलते उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुयायी अधिक जुटा लिया। 1857 में फैजाबाद में जेल जाने के बाद 22वीं नेटिव रेजिमेंट के एक नेता के रूप में उभरे और चिनहट में लड़ाई में वीरता प्रदर्शन किया। लोगों की उनकी अजेयता जादुई शक्ति का विश्वास करते हुए उनका सम्मान करते थे। उन विश्वासों के विद्रोह के दौरान उनकी नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत किया। सहायक संधि वेलेस्ली 1798 में एक प्रणाली की शुरुआत की जिसमें सहयोगियों को विभिन्न खतरों के विरुद्ध ब्रिटिश सुरक्षा स्वीकार करना, ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को आवास देना, उनकी टुकड़ी का वित्तपोषण करना, बाहरी संधियों या युद्ध के लिए ब्रिटिश अनुमोदन प्राप्त करना। माझा प्रवास ये विष्णु भट्ट गोडसे का विवरण है। महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे ने एक यज्ञ के लिए मथुरा जाते समय सिपाहियों के साथ अपनी मुठभेड़ का वर्णन किया। सिपाहियों ने यह मानते हुए कि अंग्रेजों का उद्देश्य हिंदू और धार्मिक मुस्लिम धर्म को मिटाना था, बड़े पैमाने पर विद्रोह और हिंसा की चेतावनी दी। सिपाहियों के अनुसार अंग्रेजों ने 84 नियमों की एक सूची बनाई जिन्हें उन्होंने कलकत्ता के प्रमुख राजाओं राजकुमारों को प्रेरित किया। इन शासकों ने कथित तौर पर इन नियमों को अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों को लागू करने में महत्वपूर्ण नकारात्मक परिणामों एवं अशांति की चेतावनी दी। माना जाता है कि शासक क्रोधित होकर अपने क्षेत्र में लौट गए और सामूहिक रूप से धार्मिक युद्ध की योजना बनाई। इस गुप्त योजना कथित तौर पर मेरठ की छावनी में विभिन्न सामान्य छावनियों में पत्रों के माध्यम से प्रसारित की गई थी। सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरण में सिपाहियों से सूबेदार सीताराम पांडे जिन्होंने 48 वर्ष तक अंग्रेजों में सेवा की ने विद्रोह का दमन देखा। तब भी उनके विद्रोही बेटों ने अंग्रेजों को मार डाला। सीताराम पांडे का मानना था कि अवध के कब्जे ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सिपाहियों के बीच अविश्वास के बीज बोए। अवध के नवाब और दिल्ली के राजा ने स्थिति के आकलन पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने उनके राजा के प्रति विदेशियों के कथित विश्वासघात का वर्णन करके सिपाहियों को प्रभावित किया। इन एजेंटों ने दिल्ली में सम्राट को पुनः स्थापित करने के इरादे से सिपाहियों को विद्रोह हेतु उकसाने के लिए कई मेरठ और वादों का प्रसार किया। लगभग उसी अवधि में नई राइफलों के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैल गई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावनाएं आहत हुए। रेजिमेंटों के सिपाहियों ने यह जानकारी पहुंचाई, जिनसे व्यापक आंदोलन हुआ। जबकि कई लोगों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंग्रेजों ने 4 दशकों तक उनके धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया। अवध के ब्रिटिश अधिपत्य ने पहले ही असंतोष भड़का दिए। प्रचलित धारणाओं की कारतूस का प्रचलन अंग्रेजों द्वारा सभी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की चाल थी। नेता के तनाव के बावजूद कर्नल साहब की उम्मीद थी कि अशांति कम हो जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि सीताराम पांडे घर लौट जाएं। विद्रोही क्या चाहते थे? सन 1857 की घटनाएं ऐतिहासिक अभिलेखों पर अंग्रेजों की व्यापक प्रभुत्व, उनके परिणामस्वरूप उनके विद्रोहियों को नकारात्मक दृष्टि से चित्रित किया। विद्रोही मुख्य रूप से अशिक्षित सिपाहियों और आम लोगों का दृष्टिकोण सीमित था, लेकिन मुट्ठी भर उद्घोषणाएं तथा इश्तिहार ही अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक दृष्टिकोण धार्मिक सद्भाव विद्रोह हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों तक पहुंच गया।
उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एकता पर जोर दिया। यह विद्रोह मुगल काल के दौरान ऐतिहासिक सह-अस्तित्व को रेखांकित करता है। ब्रिटिश हस्तक्षेप, धार्मिक विद्वेष फैलने से ब्रिटिश प्रयासों के बावजूद विद्रोहियों की एकता बनी रही। सन 1857 के विद्रोहियों ने ब्रिटिश कार्यों के खिलाफ उनके धर्म, संस्कृति, सम्मान, आर्थिक हितों को संरक्षित करने की मांग की। उनकी एकता इन साझा मूल्यों और चुनौतियों का सामना करती थी। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857 मुख्य बिंदु। आजमगढ़ घोषणा बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम से विद्रोहियों के लिए जारी की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश दमनकारी शासन की समाप्ति, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हुए उनका संरक्षण करना। जमींदारों की दुर्दशा, अंग्रेजों ने भारी राजस्व मांगे लागू की, जमींदारों का अपमान किया, बादशाही सरकार के अधिक सम्मानजनक और उदार शर्तें प्रस्तुत की। व्यापारियों का संघर्ष, अंग्रेजों ने प्रमुख व्यापारियों पर एकाधिकार कर लिया और भारतीय स्थानीय जमींदारों के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। बादशाही सरकार ने देसी व्यापार को समर्थन देने और मुक्त करने का वचन दिया। लोक सेवकों की शिकायतें, ब्रिटिश शासन के तहत देसी लोक सेवकों को कम वेतन और सम्मान का सामना करना पड़ा। बादशाह सरकार ने उच्च वेतन और पदों का प्रस्ताव रखा। कारीगरों की चुनौतियां, ब्रिटिश वस्तुओं ने देसी कारीगरों को बेरोजगार बना दिया। बादशाही सरकार ने उन्हें विशेष रोजगार के अवसर का आश्वासन दिया। धार्मिक नेताओं का आह्वान, अंग्रेजों को दोनों प्रमुख धर्मों के दुश्मन के रूप में देखा गया। इन धार्मिक नेताओं ने विद्रोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया। वैकल्पिक प्राधिकार का अनुसरण भी पिछली सत्ता संरचनाओं को बहाल करना। कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के पतन के बाद विद्रोहियों का लक्ष्य 18वीं शताब्दी के मुगल काल की याद दिलाने वाली पूर्व ब्रिटिश प्रणालियों को बहाल करना था। प्रशासन के प्रयास, नेताओं ने अंग्रेजों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नियुक्तियों, राजस्व संग्रह और नेता के आदेशों के साथ प्रशासनिक प्रणाली बनाने का प्रयास किया। मुगल बादशाह का महत्व, 18वीं शताब्दी के मुगल बादशाह का ब्रिटिश शासन के तहत जो कुछ खो गया था उसे प्रतीक रूप में आदर्श बनाया गया। प्रशासनिक सीमाएं, हालांकि ये संरचनाएं मुख्य रूप से युद्ध केंद्रित थी, फिर भी वे लंबे समय तक ब्रिटिश विरोध का सामना नहीं कर सकी। अवध को छोड़कर जहां वे 1858 की शुरुआत तक बनी रही। विद्रोहियों का दमन और ब्रिटिश जवाबी कार्रवाई अंग्रेजों के लिए चुनौती। विद्रोह की तीव्रता इतनी गहरी थी कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मार्शल लॉ लागू करना, एक आपातकालीन उपाय के रूप में ब्रिटिशों को तैनात करने से पहले अंग्रेजों ने मई और जून 1857 में कानून प्रशस्त किया, जिसमें उत्तर भारत में मार्शल लॉ के तहत रखा गया। ग्रामीण प्रतिरोध की चुनौती, अवध की एक रिपोर्ट में ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का पर प्रकाश डाला गया, जो यूरोपीय लोगों द्वारा सामना किए जाने का तितर बितर हो जाते थे। उनके बाद फिर से संगठित हो जाते। ऐसे ग्रामीण बड़ी संख्या में भारी हथियारों से युक्त थे। शक्ति आवंटन, सैन्य कर्मियों और यहाँ तक कि ब्रिटेन के सामान्य लोगों को विद्रोह के संदेह में भारतीयों का न्याय करने और दंडित करने का अधिकार दिया गया। पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं को रोक दिया गया, जिससे विद्रोह में एकमात्र सजा मृत्युदंड थी।
पुनः विजय प्राप्त करने की रणनीति, द्वियामी दृष्टिकोण, दिल्ली के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए अंग्रेजों ने दोहरे हमले किए। एक कलकत्ता में उत्तर भारत की ओर, दूसरा तुलनात्मक रूप से शांत पंजाब के क्षेत्र में। दिल्ली में पुनः आधिपत्य करने के प्रयास। दिल्ली पर पुनः आधिपत्य करने का प्रयास जून 1857 में शुरू हुआ, लेकिन पूरे उत्तर भारत में विद्रोहियों ने भारी सुरक्षा के कारण शहर सितंबर में अंत में असुरक्षित हो गया। गंगा के मैदान की पुनर्विजय, धीमी प्रगति। अंग्रेजों ने गंगा के मैदानी इलाकों के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण बना दिया। व्यापक विद्रोह। अंग्रेजों ने विद्रोहों के खिलाफ व्यापक समर्थन को पहचाना। अंग्रेजों ने विद्रोह के पीछे व्यापक जन समर्थन को पहचाना। एक अधिकारी ने अनुमान लगाया कि अवध में लगभग 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह कर रही। लंबे संघर्ष के बाद मार्च 1858 तक नियंत्रण पुनः स्थापित हो गया। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई रणनीति में विशाल सैन्य शक्ति का उपयोग। अंग्रेजों ने व्यापक सैन्य संसाधन तैनात किए। फूट डालो राज करो। उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में बड़े जमींदारों और किसानों का संयुक्त प्रतिरोध था। अंग्रेजों ने इस एकता को बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने वफादार बड़े जमींदारों को अपनी संपत्ति वापस करने का वादा किया, जबकि विद्रोहियों को बेदखल कर दिया गया। कई विद्रोही जमींदार या तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में मारे गए या नेपाल भाग गए, जबकि कई ने बीमारियों या भूख से दम तोड़ दिया। विद्रोहियों की छवियां क्या है? सूचना के स्रोत में मुख्य परिप्रेक्ष्य ब्रिटिश दस्तावेजों से आता है। कुछ अभिलेख घोषणाओं और पत्रों के माध्यम से विद्रोही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अंग्रेजों ने अपने अनुभवों को पत्रों, डायरियों और आधिकारिक दस्तावेजों में साझा किया। दृश्यों की विविधता में पेंटिंग, चित्र, नक्काशी और प्रिंट शामिल है। रक्षकों का अभिनंदन। थॉमस जोनस बार्कर 1859 द्वारा चित्रित रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग में लखनऊ की घेराबंदी को दर्शाया गया है, जिसमें अंग्रेजों ने नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कला स्थित प्रतिरोध और ब्रिटिश विजय का वर्णन है। केंद्रीय आकृतियाँ कैंपबेल, आउट्रम और हैवलॉक है। अंग्रेज महिलाएं और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। सार्वजनिक प्रतिक्रिया। महिलाओं के खिलाफ विद्रोह की खबरों ने ब्रिटेन में भावनाओं को भड़का दिया। इन रिपोर्टों के कारण बदला लेने और सम्मान की रक्षा करने की मांग उठी। जोसेफ नोएल एंटन द्वारा चित्रित इन मेमोरियल कलाकृति अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को आघात को चित्रित करती है। पेंटिंग में हिंसा का सुझाव दिया गया है। विद्रोहियों को हिंसक के रूप में चित्रित किया, भले ही वे अदृश्य हैं। 1857 के विद्रोह 1857 के विभिन्न प्रतिनिधित्व ब्रिटिश और भारतीय राष्ट्रवादियों अलग अलग दृष्टिकोण उजागर करते हैं। प्रतिरोध और प्रतिदंड। सार्वजनिक भावनाएं। ब्रिटेन में आक्रोश के कारण प्रतिरोध की मांग उठी।
दृश्यों के प्रतिरोध के रूप में हिंसक दमन का समर्थन किया गया। प्रतीकात्मक चित्रण छवि में न्याय की एक महिला आकृति को भारतीय सैनिकों को रौंदते हुए दिखाया गया है। चित्रण और प्रतिरोध की इच्छा व्यक्त करता है। आतंक और प्रतिदर्शन तस्वीरें डर पैदा करने के इरादे से विद्रोहियों को क्रूर तरीके से मौत के घाट उतारते दिखाया गया है। क्षमादान के लिए कोई समय नहीं। गवर्नर जनरल कैनिंग का रुख गवर्नर के संयम, दया की वकालत की उदारता के रूप में ब्रिटिश प्रेस ने उनका उपहास किया। पंच का व्यंग पत्रिका ने कैनिंग को एक खून में लथपथ सिपाही की रक्षा करते हुए चित्रित किया। छवि ने विद्रोही सिपाहियों के प्रति कथित ब्रिटिश उदारता को उजागर किया। राष्ट्रवादी छवियां 20वीं सदी का परिप्रेक्ष्य इस युग में छवियों में 1857 की घटना को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया। विद्रोह के नेताओं ने ब्रिटिश उत्पीड़न का विरोध करने वाले नायकों के रूप में मनाया गया। झांसी की रानी का प्रतिनिधित्व कलाकृति और कविताएं उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में दर्शाती हैं। साहित्य और इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बहादुरी और अवज्ञा पर जोर दिया गया। कंपनी का प्रतिरोध तत्काल प्रतिक्रिया। विद्रोह की भयावहता से हैरान होकर कंपनी ने इसे दबाने के लिए आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने इंग्लैंड के अतिरिक्त सेनाएं जुटाई। दोस्त सिद्धि को सामान्य बनाने वाले कानून प्रस्तुत किए। विद्रोह के प्रमुख क्षेत्रों पर जवाबी हमला किया। दिल्ली का पतन सितंबर 1857 तक दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी पत्नी के साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया, जबकि 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। लंबा संघर्ष दिल्ली पर पुनः आधिपत्य विद्रोह के अंत का संकेत नहीं था। अगले दो वर्ष तक अंग्रेजों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सामान्य गढ़ों पर आधिपत्य। मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई हार गईं और जून 1858 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी अवंतीबाई ने एक संक्षिप्त जीत के बाद अंग्रेजों द्वारा आक्रमण पर उनकी मृत्यु का विकल्प चुना। तात्या टोपे ने आदिवासी और किसान समर्थन से साथ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया और मार डाला गया। पराजय का प्रभाव। चूंकि अंग्रेजों पर विजय ने पहले विद्रोह को बढ़ावा दिया, विद्रोहियों की पराजय उनके पीछे या अलग हटने के कारण बन गई। अंग्रेजों द्वारा सुलह के प्रयास। अंग्रेजों के समर्थन के उद्देश्य से अंग्रेजों ने वफादार जमींदारों को पुरस्कार देने और उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए वादा किया। विद्रोहियों को क्षमादान का मौका दिया, बशर्ते कि वे किसी यूरोपीय को नुकसान ना पहुंचाना हो। इन प्रस्तावों के बावजूद कई सिपाहियों, विद्रोहियों और क्षेत्रीय शासकों पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें मृत्युदंड दिया गया। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हो? अंग्रेजों को एहसास हुआ कि कठोर नीतियों ने विद्रोह को उकसाया और इन परिवर्तनों के साथ इतिहास में एक नया चरण शुरू हुआ। सत्ता का परिवर्तन। 1858 के अधिनियम ने नियंत्रण को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया। सत्ता के इस केंद्रीकरण का उद्देश्य अधिक उत्तरदायी शासन प्रदान करना था। भारत के लिए राजस्व सचिव का पद स्थापित किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया काउंसिल का समर्थन प्राप्त था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, जो भारत में सीधे ब्रिटिश सम्राट प्रतिनिधित्व करता था। रियासतों को संरक्षण। भारतीय क्षेत्रों में के
के आधिपत्य को रोक दिया गया और राजाओं को अपने क्षेत्रों में अधिकारियों को सौंपने का आश्वासन दिया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गए। सैन्य पुनर्गठन भारतीय सैनिकों की व्याख्या कम करके तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाकर सेना की संरचना में परिवर्तन किया गया। भर्ती को गोरखाओं, सिखों, पठानों जैसे समूहों के लिए पुनर्गठित किया गया। मुस्लिम समुदाय पर संदेह। अंग्रेजों ने विद्रोहों के लिए बड़े पैमाने पर मुस्लिमों को दोषी ठहराया, जिससे उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। सामान्य अविश्वास पैदा हुआ। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान। अंग्रेज भारत में धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध थे। भूनीतियाँ, भूस्वामी और जमींदारों को उनकी भूमि पर अधिक सुरक्षा और संरक्षण दिया गया। विद्रोह के कारण क्या थे? औद्योगिकरण, आर्थिक शोषण, औपनिवेशिक नीति और व्यक्तिगत सिद्धांत, भ्रष्ट प्रशासन, सांस्कृतिक प्रथाओं में ब्रिटिश हस्तक्षेप, सिपाही असंतोष। विद्रोह का महत्व क्या रहा? ब्रिटिश कमियां उजागर हुई, अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण प्राप्त हुआ, मूल निवासियों में वास्तविक असंतोष, राष्ट्रीय गठबंधन का उदय, प्रतिरोध के बीज उनका उदय। खुर्दा विद्रोह या पाइक विद्रोह। उड़ीसा में खुर्दा राज्य को शक्ति में गिरावट का सामना करना पड़ा जब राजा बीरा किशोर देव ने मराठों के क्षेत्र छोड़ दिया। उनके उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय ने इस क्षति से दुख हुआ। अंग्रेजों ने उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया और 1803 के बाद के क्षेत्र में दमनकारी कानून लागू किए, जिसमें असंतोष व्याप्त हुआ। विद्रोह की ओर ले जाने वाली परिस्थितियां। अंग्रेजों ने सेवा काल की बहाली, राजस्व की बढ़ती मांग और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संवेदनशीलता जैसी नीतियां पेश की। नई मुद्राएं, नगद के अधिकार और विदेशी जमींदारों को जमीन बेचने के कारण आर्थिक कठिनाइयां पैदा हुई। विद्रोह। बख्शी जगबंधु ने विद्रोह में पाइका सैन्य कर्मियों का नेतृत्व किया। इनकी शुरुआत मार्च 1817 में कानपुर के एक पुलिस स्टेशन पर हमले में हुई। स्थानीय नेताओं और आम जनता के विद्रोह में शामिल होने के साथ खुर्दा विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया। अंग्रेजों ने नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष किया, यहाँ तक कि विद्रोहियों ने मुकुंद देव द्वितीय को अपना शासक घोषित कर दिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया की बात करें तो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। प्रमुख नेताओं को पकड़ लिया। विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया। प्रमुख नेताओं को पकड़ लिया और इनाम की घोषणा की। विद्रोहियों का अंत किया। मई 1817 तक विद्रोह के बड़े हिस्से को दबा दिया और बख्शी जगबंधु के नेतृत्व के प्रतिरोध के कुछ हिस्से में 1825 तक जारी रहे। विद्रोह के बाद की नीतियां में अंग्रेजों ने विद्रोह की सीख लेते हुए उदार नीतियां अपनाई। उन्हें नमक की कीमत कम की, पुलिस व्यवस्था में सुधार और भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। राजा के उत्तराधिकारी की विशेषाधिकार दिए और भूमिधारकों को संपत्ति वापस कर दी। महत्व क्या है? खुर्दा विद्रोह उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण विरोधी आंदोलन था जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अंतर्निहित अशांति का संकेत देता है। खुर्दा विद्रोह को केवल पाइक विद्रोह कहना वास्तव में और गहराई से नहीं दर्शाया गया। 1857 के दशक में प्रसिद्ध
1857 में अधिक विद्रोह से पहले ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विद्रोह संकेत। निष्कर्ष रूप में 1857 का विद्रोह महत्वपूर्ण क्षण था जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक परिवर्तनों की शुरुआत की। भारतीय इतिहास में विरोध के विरुद्ध गहन असंतोष उजागर किए। प्रतिशोध और वीरता दोनों को दर्शाने के लिए दृश्य छवियों से लेकर विष्णु भट्ट गोडसे और सूबेदार सीताराम पांडे जैसे व्यक्तियों की कहानियां तक ये अवधि प्रतिरोध के अदम्य प्रमाण देखने को अंकित। हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण हुआ। खुर्दा विद्रोह हालांकि कम ज्ञात है। औपनिवेशिक अपराधों अतिक्रमण के खिलाफ विद्रोह की भावनाओं को प्रदर्शित करने आधार रेखा वर्ष 1801 में अवध में वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 29 मार्च 1817 को पाइक विद्रोह की शुरुआत हुई। 14 अप्रैल 1817 को बख्शी जगबंधु पुरी पर कब्जा कर लिया और मुकुंद देव द्वितीय ने शासक घोषित किया। मई 1857 में विद्रोही मुख्य ब्रिटिश सेनाओं पर नियंत्रण था। मई 1825 में बख्शी जगबंधु ने आत्मसमर्पण कर दिया जिससे खुर्दा विद्रोह का अंत हो गया। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह ने अपदस्थ कर दिया और अवध का अधिकरण किया। 1856-57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त किया गया। 10 मई 1857 मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई 1857 को दिल्ली गैरीसन रक्षक सेना के विद्रोह बहादुर शाह के सांस्कृतिक नेतृत्व स्वीकार किए। 20 से 27 मई 1857 अलीगढ़ इटावा मैनपुरी एटा में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। 30 मई 1857 लखनऊ में हुआ। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें, सहायक संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि जिसमें वे ब्रिटिशों के अधीन हो गए। शस्त्रागार एक भंडार कक्ष है जिसमें हथियार रखे जाते थे। गदर सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा। विद्रोह स्थापित सत्ता के विरुद्ध लोगों का विद्रोह है। रेजिमेंट गवर्नर जनरल के एक प्रतिनिधि का पदनाम था। ऐसे राज्य में रहता था जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व प्रणाली थी। सिपाही ब्रिटिश नियुक्त भारतीय सैनिक मार्शल आपातकाल के दौरान लगाया गया सैन्य शासन आंग्ल मराठा संघर्ष, मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्धों की श्रृंखला। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ व्यापार करने के लिए बनाई गई एक अंग्रेजी कंपनी। वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व जमींदार लोग जो अपनी जमीन काश्तकारों को पट्टे पर देते थे। गोरखा, सिख, पठान जाति समूह जिन्हें अंग्रेजों ने सैनिकों में भर्ती की थी। गुरिल्ला युद्ध एक छद्म रणनीति